लास्ट क्लास में वर्क डन करना सिखाया था, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, है ना। हाँ सर। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन किया था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का शायद, जिसमें मैंने कहा था कि वर्क एनर्जी थ्योरम से ये आसान होता। ये वाला जो मेथड 3 लिखा था मैंने, याद आया कुछ? बोलो। यस सर। यस सर। आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा, पहले तो देखो इधर, हम लोगों को मालूम है कि वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये मालूम है? यस सर। अब याद करो, इंटीग्रेशन में इंटीग्रल ऑफ वाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता था, बताओ? एरिया अंडर ग्राफ। एरिया अंडर ग्राफ। तो अगर हम फोर्स वर्सेस पोजीशन का ग्राफ ड्रॉ करें या दिया हुआ है, तो उसमें इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक इसके बीच का जो एरिया अंडर कर्व होगा वो इसी इंटीग्रल के बराबर होगा। यस यस सर। यस सर। मतलब वर्क डन के बराबर होगा, होगा। हाँ सर। तो फर्स्ट पॉइंट, एरिया अंडर ग्राफ ऑफ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट will give work done by a force। कॉमन सेंस है ना। यस सर। यही मान लो ऐसा है, एरिया अंडर ग्राफ किया ऐसा आ गया, ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन सपोज। तो इसमें एरिया अंडर ग्राफ करेंगे तो ये होगा और ये होगा। ये एरिया है मान लो A1 और ये एरिया आया मुझे A2। तो इस केस में फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो A1 माइनस A2 होगा। समझ रहे हो? एक्स एक्सिस के नीचे वाला एरिया नेगेटिव वर्क को सिग्निफाई करता है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव वर्क को सिग्निफाई करता है। तो जैसे इस केस में कोई वर्क डन पूछे तो वो होगा, आई मीन ग्राफिकल एरिया के टर्म में A1 माइनस A2। आया समझ में? यस सर। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, if
area under curve lies above x-axis, then it is taken as positive work. And if it lies below x-axis, work done is taken negative. ठीक है, आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कर लो। अच्छा, कभी कभी लगता होगा ऐसा भी, कोई नहीं।
हुआ? Yes, sir. आगे बढ़े? Yes. पिछली क्लास में जैसे क्वेश्चन किया था वेरिएबल फोर्स का, ये वाला क्वेश्चन, इसको देखो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं क्या? कोशिश करो। समझ आया? क्वेश्चन समझ आया मैं कौन सा पूछा? Yes, sir. yes, कोशिश करो। Done, sir. आंसर मैच किया? लास्ट क्लास में इसका आंसर दिया होगा ना, मैंने मैच किया उससे। बोलो। सर हो गया हाँ 21, सर किया है 21। Yes, sir. हो गया सबका? yes, जिसका नहीं हुआ एक बार इधर देख लो, 2 मिनट। फोर्स है 0.5x + 10, तो ये हो गया फोर्स y एक्सिस पर और पोजीशन x एक्सिस पर। x = 0 पर फोर्स की वैल्यू 0.5 1/2 होगा, yes, और x = 2 पर फोर्स की वैल्यू, तो 10 होगा ना 0 पर। 0 पे 10, अच्छा 0 पे 10 होगा, सॉरी सॉरी, हाँ 0 पे 10 न्यूटन होगा, और x = 2 पर 11 होगा, yes, हाँ सर। और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। हाँ सर,
यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होगा यही वर्क डन होगा। तो ट्रेपीजियम का एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, यही होता है ना। यस सर। 91 जूल। आया समझ में? आया समझ में? Yes, sir. रिकॉर्ड करो सिंपल सा। जल्दी फास्ट, 2 सेकंड का काम। डन सर। क्या आंसर आया? 24। बोलो क्या आया? 25 joules. 24. सब लोग अलग अलग बोल रहे हो। 25. 25 होगा। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड multiplied with separation between them, 25 जूल आया। सर अगर रेक्टेंगल और ट्रायंगल को सेपरेट करके निकालेंगे तो 24 आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? होगा क्या? तभी वही आएगा। देख कर देता हूँ। इस रेक्टेंगल का देखेगा तो 4 इंटू 5 20 होगा। 25. ट्रायंगल का देखेगा हाँ हाँ पता चल गया। इंटू बेस इंटू हाइट 5। कैसे भी करेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ सर वो मैंने 5 नहीं लिया, मैंने 4 ले लिया था। आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट इज एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? Capacity to do work. कैपेसिटी टू डू। क्या मतलब हुआ इस बात का? बोलो।
A particular body can do a particular work if it has definite amount of energy. एनर्जी दो टाइप की होती है, कौन कौन? Potential and kinetic. बट एक तो मैकेनिकल और दूसरा नॉन मैकेनिकल। इस नॉन मैकेनिकल में वो सब आ गया जितना वो सब बुक में रहता होगा, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब जो कहानी सुनते रहते हो, ये सब नॉन मैकेनिकल वर्क है, नॉन मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्योंकि इसमें ये ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड नहीं होता है, और ये है मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो दो टाइप के होते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। कोई डाउट किसी को? तो ये जो नॉन मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये अपने को नहीं पढ़ना है, सिलेबस में नहीं है, ये अलग अलग चैप्टर में आता जाएगा। जब हीट पढ़ेंगे तब हीट एनर्जी, जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो न्यूक्लियर एनर्जी, इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग ये मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. हम लोग अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले है काइनेटिक एनर्जी। किसको कहते हैं? Energy possessed by an object, virtue of its motion. क्या मतलब हुआ? सर अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव मतलब उसमें कुछ तो एनर्जी खर्च हो रही होगी ना, तो वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। मूव कर रही है तो एनर्जी खर्च होगी। एनर्जी प्रोसेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ मोशन को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मतलब अगर मैं दौड़ने लग जाऊं तो मैं, मेरी काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, इसका तो यही मतलब हुआ ना। हाँ सर। ऐसा होता है क्या? नहीं सर। मैं मोशन में हूं तो मेरी वर्क करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और मैं मोशन में नहीं हूं तो मेरे वर्क करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, ऐसा होता है क्या? बोलो। वो तो सही है, रखने का काम कहाँ है, बोलो। सर नहीं बड़ी। नहीं होता है। सीआईडी देखता है, सीआईडी सीरियल हाँ सर। देखता है, उसमें एक इंस्पेक्टर दया, क्या करता है वो? सर दरवाजा तोड़ते हैं। दरवाजा तोड़ दरवाजा तोड़ता है। कैसे तोड़ता है दरवाजा? पैर से। हाँ, सर लात मार के। क्या बोल रहे हो? सर लात और मार के मारता तोड़ है। देता है। लात मारता है तो टूट जाता है।
वो पहले दरवाजा को धक्का देता है हाथ से तो नहीं टूटता है, देखा है? हाँ सर। तो वो दरवाजा को धक्का देता है, दरवाजा नहीं टूटता है। फिर वो क्या करता है, दौड़ के आता है जोर से और दरवाजा को धक्का देता है, अब दरवाजा टूट जाता है। होता है ऐसा? होता है। हाँ सर। तो दरवाजा वही है, दया वही है, लेकिन जब वो रुका हुआ है तो वो उस दरवाजा को नहीं तोड़ पाता है, और जब वो दौड़ता है तब वही आदमी उसी दरवाजे को तोड़ पाता है। मतलब बाय वर्च्यू ऑफ मोशन कैपेसिटी टू डू वर्क इंक्रीज हुआ ना। Yes, sir. यस सर। क्रिकेट में जितने फास्ट बॉलर होते हैं उनको देखोगे लंबा दूर से रन अप लेकर आता है। अगर वो एक जगह खड़ा होकर बॉल को थ्रो करे तो उतनी स्पीड से नहीं फेंक पाएगा ना। यस No, सर। यस सर। यस तो सर बॉल वही है, बॉलर वही है, लेकिन उसके पास वो उतना वर्क नहीं कर पाता है जब रुका हुआ होता है। वही जब दौड़ के आता है तो इतना वर्क कर पाता है, वो उसको तोड़ देता है ना? हाँ सर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में बाय वर्च्यू ऑफ मोशन कैपेसिटी टू डू वर्क होता ही है। जैसे एक डस्टर है, ये तो लिविंग बीइंग का एग्जांपल दिया, नॉन लिविंग थिंग्स में भी एक डस्टर है, उसको हम तुम्हारे सर पर रखते हैं, कुछ नहीं होगा, और उसी डस्टर को फेंक के मारे तेरा सर फूट जाएगा। तो डस्टर वही है, तेरा सर वही है, लेकिन वही डस्टर तेरे सर को जब मोशन में है तो फोड़ पाता है ना? यस सर। तो ये बात कंफर्म हुआ कि बाय वर्च्यू ऑफ मोशन मैकेनिकल वर्क करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है। हाँ सर। तो कोई एक आदमी के पास काइनेटिक एनर्जी कुछ है, और उस काइनेटिक एनर्जी से वो कितना वर्क कर पाएगा वो अगर हम कैलकुलेट कर लिए तो वही काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। नहीं समझे? जैसे सर मुझे वापस बोल सकते हैं? जैसे मुझे ढूंढना है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला तुम्हें पता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये सब वो सब तो सही है। मेरा कहना है मुझे नहीं पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कि हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि कोई भी आदमी वी स्पीड के मोशन से है, ठीक है, और वो वी स्पीड के मोशन से जब उसकी स्पीड 0 हो जाती है तो इस पूरे प्रोसेस में जितना वर्क करता है वही वर्क उसकी काइनेटिक एनर्जी रही होगी। यस सर। समझा कुछ? हाँ सर। पक्का? नहीं सर, मुझे नहीं समझा आपने क्या बोला। बिल्कुल। मतलब है यार तुम लोग। देखिए इधर एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के पास v वेलोसिटी है, इसका मास m है, ये यहां जाकर रुक गया, यहाँ पर जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। हाँ या ना? हाँ सर। तो इस पूरे प्रोसेस में इस ब्लॉक ने जितना वर्क किया वही वर्क इस ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी रही होगी। यस सर। पक्का? सर अगर हम लोग को मतलब वो रेस्ट पे आने में जितना फोर्स लगता है वो पता होगा तो फाइंड कर सकते हैं ना फिर। हाँ फाइंड कर सकते हैं। फाइंड कैसे करेंगे मैं सिखाऊंगा, बट फाइंड करने का जो थॉट प्रोसेस है वो कह रहा हूँ। बाय वर्च्यू ऑफ मोशन
इसमें क्या हुआ इस पूरे प्रोसेस में? इस पूरे प्रोसेस में इनिशियली मोशन में था, मतलब जो भी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता होगा वो उसके पास था, और जब रुक गया तो वो काइनेटिक एनर्जी नहीं है ना? Yes, sir. बाय वर्च्यू ऑफ मोशन होता है, मतलब रुके हुए ऑब्जेक्ट में ये काइनेटिक एनर्जी नहीं होता होगा। सर तो यहाँ पर एनर्जी है, यहाँ पर एनर्जी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी। मतलब जितना वर्क डन हुआ होगा वही यहाँ की काइनेटिक एनर्जी होगी, बिकॉज एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। ये आपने कहा, यहाँ एनर्जी थी, यहाँ एनर्जी नहीं थी, मतलब जितना वर्क डन किया उतनी ही एनर्जी रही होगी, Yes, sir. है ना? एक्सीलरेशन क्या होता है? v dv by dx होता है। Yes, यस sir. सर Yes, sir. तो फोर्स क्या होगा? मास इनटू एक्सीलरेशन, दैट इज m इनटू v dv by dx, ये फोर्स होगा, है ना? तो f इंटू dx क्या होगा? m इंटू v dv होगा। f dx का इंटीग्रल वर्क डन होता है, Yes, sir. तो दोनों ओर इंटीग्रेट कर दो। So integral f dx from 0 to x is equal to m इंटीग्रल v dv। अब एक चीज ध्यान से देखो, ये फोर्स F कौन सा है? यहाँ पर कोई तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा जिसके रिटार्डेशन की वजह से ये रुका है यस सर Yes. Yes, sir. है ना? जिसके रिटार्डेशन की वजह से ये रुका है। ये फोर्स कौन लगा रहा होगा? तो कोई भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट लगा रहा होगा, या फ्रिक्शन या कुछ भी। तो वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स का नेगेटिव इज वर्क डन बाय ब्लॉक। यस सर Yes, समझ sir. रहे हो? तो यहाँ पर मैं ये F, आई मीन F मतलब F एक्सटर्नल, F मतलब F एक्सटर्नल, तो F एक्सटर्नल और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना? F Yes, sir. एक्सटर्नल इधर यस है, सर dx इधर है, तो इन दोनों के बीच 180 डिग्री है ना? है ऐसा? Yes, हाँ, sir. तो ये डॉट प्रोडक्ट में यहाँ पर माइनस साइन आएगा, Yes, sir. इनिशियल वेलोसिटी भी, फाइनल वेलोसिटी 0, है ना? यस सर समझ गए? तो दिस इज इक्वल टू, माइनस साइन लिखो नहीं लिखो, मान लो नहीं भी लिखते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एफ एक्सटर्नल ऐसा। मैं इसको कि मुझे इसको कैलकुलेट थोड़ी ना करना, मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। इधर मेरा हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, और इधर की जो क्वांटिटी है इसको मैं क्या बोलूंगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ऐसा बोलूंगा। यस सर Yes, sir. सो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, यस सर या मैं ऐसे लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ब्लॉक या मैं इसको लिख देता हूँ नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। लिखूं? Yes, sir. So kinetic energy is plus of half mv square
जो फॉर्मूला बचपन से स्कूल में पढ़ते आ रहे होगे। आई बात समझ में? हाँ सर। कॉपी कर लो इसको। यहाँ से बचा एनर्जी से ना। हो गया? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. नेक्स्ट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम।
इधर देखो, थ्योरम ऐसा है कि वर्क डन by all forces acting on an object or system equals to change in kinetic energy of the object or system. इसका प्रूफ देखो आप, किसी भी ऑब्जेक्ट पर वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, मतलब नेट फोर्स जो होगा वो मास इनटू नेट एक्सेलरेशन होगा, होगा? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. That is mass m into v dv by dx होगा, है ना? That is f net dot dx is equal to mass m into v dv होगा। Yes, sir. इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दो, इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर देंगे तो एफ नेट डॉट dx जो भी आइए इज इक्वल टू m इंटीग्रल v dv, इनिशियल वेलोसिटी v1, vi कह दो, फाइनल वेलोसिटी vf कह दो। तो ये क्या हो गया? ये हो गया वर्क डन बाय नेट वर्क डन, मतलब वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, हुआ या नहीं? Yes, sir. लेफ्ट हैंड वाला टर्म क्या है मेरा? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, दिस इज इक्वल टू हाफ m v square from initial velocity to final velocity. Yes, sir. So work done by all forces is half m final velocity का square minus initial velocity का square, that is work done by all forces is change in kinetic energy, that is final kinetic energy minus initial kinetic energy। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कर लो इसको वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। तो वर्क डन कैलकुलेट करने में इस वर्क एनर्जी थ्योरम का रोल होता है। इस वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लोग वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं।
डन सर। हो गया, आगे बढ़ूं? जल्दी कीजिए। हाँ सर हो गया। हो गया, आगे बढ़ूं? चलो, पोटेंशियल एनर्जी, फिर वो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कुछ होता है, वो सबसे पहले जरा हम लोग प्रैक्टिस करें वर्क डन कैलकुलेशन का। जैसे ये 4 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव हैं, छोटे छोटे हैं, जितना अभी हमने पढ़ा है पिछले 2 लेक्चर में उसी पे बेस्ड है। करके बताओ तो।
डन सर। हो गया ऑल फोर? यस सर। फर्स्ट वाले का क्या आंसर आया? 20. क्या आया? कैसे आया 20? थ्री 5 से 5 7 स्ट्रेट लाइन में गया, ऐसा लिख दिया है क्वेश्चन में, लिख दिया है ना? हाँ सर। Yes. नहीं भी लिखा हो सकता था। चलो लिख दिया, ये क्वेश्चन को आसान करने के लिए लिख दिया। तो देखते हैं फिर भी 3,5 5,7 ये हो गया 3,5 और ये हो गया 5,7। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ, है ना? बोलो कैसे सॉल्व किया, जल्दी बताओ। तो मैंने इंटीग्रेट कर दिया। कैसे इंटीग्रेट किया? फोर्स को इंटीग्रेट किया फ्रॉम से 5 से 7, 3 से 5 से 5 से 5 से 7। कैसे? देख इधर, फोर्स हमारा है के वाई आई कैप प्लस के एक्स जे कैप, ऐसा है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी आर, ये क्या लिखोगे? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। हाँ तो इसको जो डी डब्ल्यू वर्क डन लिखोगे एफ डॉट डी आर, कैसे इंटीग्रेट कर लिया मुझे नहीं पता। ये तो हो जाएगा के वाई डी एक्स प्लस के एक्स डी वाई, ये तो ऐसा हो जाएगा ना बेटा। इसको कैसे इंटीग्रेट कर पाओगे, क्योंकि y के साथ dx का टर्म है, x के साथ dy का टर्म है। यहाँ के बाद क्या किए ये बताइए मुझे। वैल्यू डाल दी। पहले तो इंटीग्रेट करोगे ना, वैल्यू क्या डाल दिए तुम? y को x के रेस्पेक्ट में कैसे इंटीग्रेट कर दिया, और दूसरे टर्म में dy है x के साथ, दूसरे टर्म में x को y के रेस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट कर दिया? कोई तो बोलो, कुछ गलत से प्रॉब्लम नहीं है, तुम गलत बोलोगे चलेगा, बट क्या किया ये बताओ। और ऐसे ही किया है पूरा, और लास्ट में से y की वैल्यू और x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। क्या y का क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया? जो गिवन है
क्या दिया है y का वैल्यू? तो 3 से 5 से 5 से 7 तक। ध्यान से देखो, यहाँ के बाद दो बातें करते हैं। एक तो इंटीग्रेशन, सब ध्यान से देखेगा। इंटीग्रेशन तुम लोगों को मैंने सिखाया है क्या? नहीं सर, सोम सर ने। नहीं सर, सोम सर। ये जो टर्म है, ध्यान से बताना मुझे, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ y d ऑफ एक्स वाई? ये तो x इंटू वाई का डेरिवेटिव है ना, y dx प्लस x dy, प्रोडक्ट रूल। हाँ सर। यस सर। हाँ सर, हाँ। तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। हाँ सर। तो ये ऐसा हो जाएगा k इंटू एक्स इंटू वाई, डी ऑफ एक्स इंटू वाई का इंटीग्रेशन x इंटू वाई होगा। इनिशियल 3557, सो कहां से कहां तक? तो 3,5 से 5,7 तक। k का वैल्यू दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं, k के टर्म में आंसर बताना है, ठीक है। सो k ये हो गया 35 माइनस 15, समझ रहे हो? आई बात समझ में? हाँ सर। तो 20 के। समझ आया या कोई और मेथड बताऊं? समझा। सर वो डी ऑफ एक्स वाई वो नहीं समझा। देखना ध्यान से, मैं 3-4 मेथड बता सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। पहला तो ये मेथड जो मुझे लगता है सबसे आसान है, सबको समझ आना चाहिए। नहीं तो अब दूसरा मेथड समझो, क्योंकि जो भी दिक्कत है यहाँ इंटीग्रेशन के बाद रुक जाएंगे हम लोग, यही दिक्कत है ना? अब ध्यान से देखोगे तो इस प्रोसेस में हमने इस बात का तो कोई यूज ही नहीं किया कि ये स्ट्रेट लाइन में गया है। ये तो कैसे भी जा सकता है ना 35 से 57 तक। समझा कुछ कि नहीं? यस सर। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के 1,00,000 रास्ते हो सकते हैं। क्वेश्चन में लिख दिया है कि टेकन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो इसका तो हमने कोई यूज ही नहीं किया, जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर कोई इस बात का यूज करना चाहे तो भी सॉल्व होगा। कैसे? देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है तुम्हारा 35 से 57 तक, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बता सकते हो? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मालूम है? किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग लिखना जानते हो या नहीं? यस। हाँ वो लोकस निकाल के करना। तो इसका मुझे खाली इक्वेशन बता दो तुम। सर y इक्वल टू एक्स प्लस 2। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, बिल्कुल सही। ठीक है। हाँ अब सर। देखो, अब मैं क्या कर देता हूं, dy बाई dx 1 हो जाएगा, मतलब dy इज इक्वल टू dx हो जाएगा।
हो जाएगा। अब मेरा जो इंटीग्रेशन है ध्यान से देखेगा, के बाहर इंटीग्रल ऑफ y dx प्लस x dy, यही इंटीग्रेशन है ना। तो y, या तो हम y को x में या x को y में किसी एक में कन्वर्ट कर लेते हैं। dy dx इक्वल है ना। हाँ सर। तो देख ध्यान से, ये कुछ ऐसा हो गया, इंटीग्रल y की जगह मैंने लिख दिया x प्लस 2 dx प्लस x को x रहने दिया, dy इज इक्वल टू dx, तो इसको dx कर दिया। अब ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन बन गया जिसको इंटीग्रेट करना आसान है। Yes. तो ये हो गया 2k इंटीग्रल ऑफ x प्लस 1 dx, x इज इक्वल टू 3 टू x इज इक्वल टू 5। केवल x के कोऑर्डिनेट से मतलब है मुझे। Yes. हाँ सर। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, लोअर लिमिट 3 अपर लिमिट 5, है ना। तो ये हो गया 2k 25/2 प्लस 5 माइनस 9/2 माइनस 3, है ना। Yes. तो ये हो गया 2k 8 प्लस 2, दिख रहा है 20k आंसर। आया समझ में। यस Yes. मेथड 2, एक और मेथड बताता हूँ इससे भी आसान, बट उस मेथड की जो थ्योरी है कि वैसा क्यों हुआ वो अगली क्लास में, लेकिन इसको एक और मेथड बताता हूँ। पहले ये दोनों कॉपी कर लो समझ के।
हो गया? बोलो। बोलो, हुआ या नहीं? हाँ सर। यस सर, यस सर। आगे बढ़ो। चल, इसी क्वेश्चन का एक और मेथड देखो। by method of conservative force. इसकी थ्योरी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा कि कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है। तो देखो, अगर मैं किसी तरह आइडेंटिफाई कर लेता हूं कि ये वाला फोर्स जो दिया हुआ है, मुझे फोर्स का एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, K इंटू एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, यही है ना? यस यस सर। इसमें डी एक्स डी वाई नहीं है कुछ भी। K वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, कुछ ऐसा दिया है ना? देख तो, फोर्स का इक्वेशन यही दिया है ना? यस सर। ये दिया है। अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ये कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे भी जाओ, वर्क डन एक ही आएगा। ठीक है ना? तो ये कैसे पहचानते हैं, और ये है थ्योरी का पार्ट जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी भर के लिए ऐसा मान लो, क्योंकि 90% केसेस में आपको कंजर्वेटिव फोर्स ही डील करने को मिलेगा, 90 से ज्यादा। आई बात समझ में? ये बात समझ आई? यस सर। यहाँ से ये भी अंदाजा लगता चलेगा कि नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना है। अब देखो, अगर ऐसा है तो देखो, इधर फोर्स नहीं था, ये एक्स वाई था, एफ लिख दिया था मैंने, एफ नहीं, ये एक्स वाई था ना, ये वाई एक्सिस था और ये एक्स एक्सिस था। अब देखो, 3 to 5, 5 to 7, देखना ध्यान से। अगर मैं ऐसे जाता हूं, 3 से 5 चला गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और फिर 5 to 7 चला गया पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो भी मैं ए से बी तक ही पहुंचूंगा, है ना? यस सर। तो टोटल वर्क डन में मैं लिख सकता हूं वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू सी प्लस वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम सी टू बी, हाँ या ना? हाँ सर। अब ए टू सी मूव कर रहा हूं, अगर ध्यान से समझना, इसमें इंटीग्रेशन से बच जाओगे। ए टू सी अगर मूव कर रहा हूं
इसका मतलब है y इज इक्वल टू 5, है ना? बोलो। यस सर y इज इक्वल टू 5 कांस्टेंट है और x वेरी हो रहा है 3 to 5। समझ रहे हो? y कांस्टेंट है, हाँ या ना? हाँ सर Yes, sir. जो a to c वाला मोशन है मेरा, a to c वाले मोशन में y कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट की वैल्यू 5 है। जो c to b वाला मोशन है इसमें x कांस्टेंट है ना? यस सर x की वैल्यू 5 है, पक्का? तो y कांस्टेंट है। तो y कांस्टेंट है तो देखो फोर्स क्या हो गया a to c में, नीचे देख। तो a to c में y इज इक्वल टू 5 पुट कर दो तो k 5i कैप प्लस x j कैप, ये फोर्स हो गया। बोलो बोलो, हुआ? हाँ सर और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 2i कैप। Yes. यस सर ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये 2i कैप है Yes. और ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये 2j कैप है। Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट प्लस c to b में x 5 हो गया, है ना? हाँ sir. Yes, sir. तो y i कैप प्लस 5j कैप और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2j कैप, हुआ? यस हाँ सर sir. तो डॉट प्रोडक्ट लगाने आता है, कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ी। तो देखो आई डॉट जे तो 0 होगा, केवल आई डॉट आई होगा, तो 10k इधर और 10k इधर, तो 20k आंसर आया समझ में? हाँ sir. कॉपी कर लो इसको भी।
हो गया? यस सर। ये बटे, तो ये एक बताने वाला था, बाकी सब चिंदी चिंदी। जैसे फोर्थ वाला, इसमें कुछ नहीं, एफ डॉट डी एक्स करना है ना? Yes, sir. तो 5 2 जा 10 एंड 10 माइनस 3 7 होगा। यस सर। Yes, sir. तो ये तो चिंदी है, इसको छोड़ दो, ऊपर आओ। क्वेश्चन नंबर 2, f is equal to kx square is applied on the block, then find out work done by this variable force to displace block of mass 1 kg from x is equal to 0 to x is equal to 1। ये भी चिंदी है। Yes. यस सर। ये बीच में स्ट्रिंग है, मतलब कुछ भी नहीं है, यहाँ से यहाँ आया वो दिखाना चाह रहा है, समझ रहे हो ना? आइडियली Sir, वो दोनों same blocks है। हाँ रे, सेम ब्लॉक है। आइडियली ऐसा होना चाहिए डायग्राम। रुको, ऐसा होना चाहिए, समझ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ये यहाँ से डिस्प्लेस किया, है ना? तो इस केस में मेरा वर्क डन हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल 0 to 1, है ना? Yes. सो k इंटू एक्स क्यूब बाई 3 0 to 1, that is k by 3 is the answer। Yes, sir. ठीक है, फोर्थ भी हो गया, थर्ड भी हो गया। थर्ड देखते हैं। In the diagram shown, block A is released from rest. Find out the work done by normal force when the block is displaced by an angle। यहाँ पर किया किसी ने? बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बोलोगे? कुछ आया आंसर? सही गलत जो भी हो फर्क नहीं पड़ता। आया कुछ? नहीं हुआ सर। तो थोड़ा सा हुआ लेकिन पूरा आंसर नहीं। क्या? थोड़ा सा आया लेकिन आंसर नहीं आया मेरे को। आंसर नहीं, थोड़ा सा आंसर क्या होता है? आएगा या नहीं आएगा? गलत आएगा सही आएगा वो अलग बात है, थोड़ा सा क्या होता है? देखो इधर, सॉरी इतने की जरूरत नहीं है, खाली वो डायग्राम। देख इधर एक बार फ्री बॉडी डायग्राम देखो, कहीं पर भी, मान लो यहीं पर देख रहे हैं। mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन इधर होगा, बोलो। mg का ये कंपोनेंट mg sin थीटा इधर, Yes. Yes, sir.
और ये कॉम साइन या कॉस होगा, ठीक से देख नहीं होगा, हाँ साइन ही होगा। नहीं, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, मतलब ये थीटा कॉस होगा। mg cos थीटा इधर, mg sin थीटा इधर। कॉमन सेंस से देखो, नॉर्मल फोर्स हमेशा किधर है, इधर है। नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स से पूछा है ना, हाँ सर। नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा इधर है और डिस्प्लेसमेंट हमेशा टेंजेंशियल होगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर हमेशा 90 डिग्री दिख रहा है, समझ आ रहा है? यस सर। ये एलोंग Yes, टेंजेंट की डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, तो जहां भी टेंजेंट है नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर है। Yes, sir. तो वर्क डन बाय नॉर्मल 0 दिख रहा है, Yes, sir. तो 0 आंसर। समझ आया? दूसरा, कॉमन सेंस से ये कह सकते हैं कि नॉर्मल डायरेक्शन में तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है ना। नॉर्मल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कब होगा? जब ये ब्लॉक कांटेक्ट छोड़ देगा, हाँ सर। और अगर छोड़ भी देगा तो नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा छूटने के बाद। यस समझ रहे हो सर। कुछ? हाँ तो सर। नॉर्मल डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो नॉर्मल डायरेक्शन में कोई वर्क नहीं होगा। या ऐसे, नॉर्मल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, नॉर्मल फोर्स नॉर्मल है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा टेंजेंशियल है, सो वर्क डन इज 0। क्लियर है? यस। कोई डाउट किसी को? No, sir. एससी वर्मा बुक है तुम लोगों के पास? यस। हाँ यस Yes. सर। Yes, sir. एज अ होमवर्क देखता हूँ मैं, देखता हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम्म 1 से 19 तक आपको सॉल्व करना है, ठीक है? यहीं पर लिख देता हूँ। ये इजी है, इससे भी बहुत इजी है। तो एससीबी में क्वेश्चन नंबर 1 to 19 ये होमवर्क है, ठीक है? कोई असाइनमेंट नहीं दिया है ना मैंने, या दिया है? नहीं दिया सर। नहीं दिया। यस सर। ठीक है, मैं दे देता हूँ। नहीं दूँ तो मुझे कोई एक आदमी मैसेज करके याद दिला देना, दे दूंगा मैंने वैसे ही। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। चलो बाय। Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you, Bye, sir. sir. Thank you. Thank you, sir. सर बोलो।
सर वो जो फर्स्ट क्वेश्चन का आपने एक मेथड बताया था जिसमें प्रोडक्ट रूल का आपने बोला सर, वो कैसे आया था? अच्छा, वो कैसे आया था? कॉपी है तेरे पास? नोटबुक में लिखो, लिखो z इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, यस और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो किसी के रेस्पेक्ट में, आइदर एक्स और वाई। dz बाई dx निकालो, z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई लिखो, और फिर dz बाई dx निकालो। खुद करोगे तुम, निकालो। सर, x dy बाई dx प्लस y। अब dx को उधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx को उधर ले जाओ। यस सर। तो क्या आया? dz इज इक्वल टू, सर z dx इक्वल टू x dy प्लस y dx। z dx नहीं बेटा, dz इज इक्वल टू x dy प्लस y dx आया। हाँ हाँ, यस सर, यस सर, समझ गए? यस सर, समझ गया। थैंक यू सर।